नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्राउड इंडियन यूट्यूब चैनल पर। अब तक हमने समझा कि आरबीआई क्यों लिस्टिंग के लिए टाटा सन्स पर प्रेशर बना रही है और टाटा सन्स ने लिस्टिंग के लिए बचने के लिए क्या क्या कदम उठाए। जो दर्शक इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि ये वीडियो आपके तभी समझ में आएगा जब आप इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देखेंगे। मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। अब आते हैं इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। अगर टाटा सन्स लिस्टिंग होती है तो इसका सबसे ज़्यादा असर किस पे होगा। सबसे पहले आते हैं फायदे पर। पब्लिक इन्वेस्टर्स को टाटा ग्रुप की टॉप होल्डिंग कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा। ये अपने आप में एक हिस्टोरिक इवेंट होगा, लेकिन रिस्क भी है। फाइनेंशियल मार्केट अक्सर शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देखते हैं, क्वार्टरली अर्निंग्स देखते हैं, शेयर प्राइस देखते हैं, लेकिन टाटा ग्रुप की पहचान अक्सर लॉन्ग टर्म थिंकिंग की रही है। याद कीजिए आप एयर इंडिया डील 2022 में टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया खरीदी थी। उस समय एयर इंडिया कोई प्रॉफिट बनाने की मशीन नहीं थी, वह लगातार स्ट्रगल कर रही थी। अगर टाटा सन्स पूरी तरह पब्लिक मार्केट प्रेशर में होती तो इन्वेस्टर्स इस डील का विरोध जरूर करते, लेकिन टाटा ग्रुप ने नेशनल स्ट्रेटजी और लॉन्ग टर्म एविएशन सेक्टर के बूम को देखते हुए फैसला लिया था। इसी तरह सेमीकंडक्टर सेक्टर को देखिए, भारत अभी चिप मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। ये ऐसा सेक्टर है जहां रिटर्न्स आने में बरसों लग सकते हैं, लेकिन टाटा ग्रुप ने इसमें बड़ी कमिटमेंट करके रखी है। कई एनालिस्ट का मानना है कि पब्लिक मार्केट बढ़ने से कई बार ऐसे बेट लेना कठिन हो सकता है। राउटर ब्रेकिंग न्यूज ने भी इसी मुद्दे को हाईलाइट किया है कि पोस्ट आईपीओ टाटा ग्रुप की स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर सकता है और इसका असर उन प्रोजेक्ट पर भी पड़ सकता है जिन्हें भारत सरकार स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस देती है। अब एक और आर्थिक पहलू समझिए, कॉन्ग्लोमेरेट डिस्काउंट। ये फाइनेंस दुनिया का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जब कोई इन्वेस्टर होल्डिंग कंपनी को खरीदता है तो उसे अंडरलाइंग कंपनी की तुलना में ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स टीसीएस या टाटा मोटर्स सीधे खरीद सकते हैं, उसे टाटा सन्स के माध्यम से इनडायरेक्ट ओनरशिप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी वजह से एशिया में कई होल्डिंग कंपनीज भारी डिस्काउंट पर ट्रेड करती है। राउटर्स की रिपोर्ट ने भी इसी चिंता का जिक्र किया है। अब सरकार की स्थिति समझिए, आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहता है तो भारत सरकार ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग को पुश कर रहा है। सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन और एडवांस टेक्नोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों में टाटा ग्रुप एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। इसीलिए एक्सपर्ट मानते हैं कि ये रेगुलेटरी इश्यू है ही नहीं, ये इकोनॉमी स्ट्रेटजी का मुद्दा है। क्या टाटा सन्स वास्तव में लिस्ट होगी, इसका अंतिम उत्तर अभी किसी के पास में नहीं है, लेकिन जुलाई 2026 के बाद रेगुलेटरी प्रेशर और बढ़ सकता है। अगर ये लिस्टिंग होती है तो ये भारत की कॉरपोरेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी लिस्टिंग में से एक होगी। अगर एग्जम्पशन मिलती है तो आरबीआई के लिए भी एक बड़ा पॉलिसी सिग्नल होगा, यानी रेगुलेटर मान लेगा कि अब टाटा सन्स ने पर्याप्त रिस्क रिडक्शन कर लिया है। फिलहाल पूरा बाजार इसी फैसले का इंतजार कर रहा है, क्योंकि यह सिर्फ टाटा ग्रुप की ही कहानी नहीं है, ये भारत के कॉरपोरेट गवर्नेंस मॉडल की और इकोनॉमिक फ्यूचर की भी कहानी है। आप क्या सोचते हैं, क्या आरबीआई सही कर रही है या टाटा ग्रुप के साथ ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती हो रही है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो ज़रूर जाइए और देखिए, क्योंकि पूरी कहानी तभी समझ में आएगी। नमस्कार।